हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं AKTU बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के इस लेक्चर में। यहां पर आप इस वीडियो में क्लियर करेंगे वो सभी पॉइंट जो आपके सिलेबस से संबंधित है फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर। स्टूडेंट, आप सभी लोग इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छे से समझें। अपने रिक्वायरमेंट्स को आप कमेंट में डालें। देखिए, जो भी क्लासेस चल रही हैं, ये सभी क्लासेस का वीडियो तभी आएगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका एक यूनिट कंप्लीट होगा, उसके बाद ही डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो न्यू टेलीग्राम चैनल है। देखिए, इसके पहले आप हो सकता है कि वायरल बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल में रहे हों, जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। तो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नया टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप एक बार क्लिक करके देख लें क्या आप उसमें ज्वाइंड हैं। जो लोग उसमें ज्वाइन रहेंगे उन्हीं को नोट्स मिलेगा, क्योंकि वो जो पहले वाला टेलीग्राम चैनल था उसमें आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान थे। उस समय पर क्या होता था कि आप अपने लिए एडमिशन और काउंसलिंग के रिगार्डिंग वहां पर खबरें प्राप्त करते थे। अब आपको आपका नोट्स हो, और उसके साथ साथ नोट्स के साथ साथ आपके लिए जो वीडियोस भी होंगे लेक्चर के, उनके लिंक वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेट, तो ये सारी चीजें इस नए टेलीग्राम चैनल में आपको सेंड किया जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल यही रहेगा लेक्चर के लिए और हर चीज के लिए। तो इसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस नए लेक्चर को, और साथ में आपको पूरा एकदम अच्छे से सारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाता है। स्वागत करता हूं आप सभी का बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 2 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सेकंड लेक्चर में। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक लाइफ ऑफ प्रोसेसेस। मतलब जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि जीवन के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं, क्या इंक्लूड है इनमें, क्या चीजें हैं, मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, ग्रोथ, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे विस्तृत रूप से। चलिए, बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम फिर से निपटाने वाले हैं। यह है सेकंड लेक्चर। यदि आप फर्स्ट लेक्चर देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के आप जब प्लेलिस्ट पर जाएंगे, तो प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर प्लेलिस्ट में जो फर्स्ट प्लेलिस्ट है इस टाइम पर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए आप उसी पर क्लिक करेंगे और आपको पूरे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी लेक्चर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सभी नोट्स आपको वहीं पर सेंड किए जाते हैं, सभी वीडियोस के लिंक भी वहीं पर सेंड किए जाते हैं। वो नया टेलीग्राम ग्रुप है। आप अपने एडमिशन के लिए एक नए टेलीग्राम ग्रुप में थे, जो कि वायरल बायोलॉजी ग्रुप था। ये नोट्स और बी फॉर्म के लेक्चर्स और AKTU के सभी सर्कुलर न्यूज आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। चलिए देखते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज मेनली बेस्ड ऑन कंटेन फंक्शन ऑफ प्रोसेस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर अ लिविंग बीइंग। ये वो फंक्शन होंगे जो एक लिविंग बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए। एंड दीज बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज दैट परफॉर्म बाय अ लिविंग बीइंग आर कॉल्ड बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। यही बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जो एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, किसके लिए? सर्वाइवल के लिए और हेल्दी रहने के लिए। क्लियर है? उन्हीं को हम बेसिक लाइफ प्रोसेस कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी डिफिनीशन। देखिए, कुछ स्टूडेंट कहते हैं मेरे से लगातार कि सर आप सभी वर्ड्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिए। आपको क्या एक्सप्लेन करना है? आपको ऐसे ही लिखना है। आप हिंदी में नहीं लिख सकते हैं AKTU बी फॉर्म की अपनी उस कॉपी को, तो समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछिए, नेक्स्ट लेक्चर में या फिर एक पर्टिकुलर लाइव सेशन रख के उन पॉइंट्स को क्लियर कर दिया जाएगा, या फिर बोर्ड पर क्लियर किया जाएगा। उसके लिए आप परेशान मत होइए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने क्लासमेट तक पहुंचाइए कि बेस्ट लेक्चर AKTU बी फॉर्म के जितने भी स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर AKTU वाले जुड़े हैं। बाकी वैसे तो बी फॉर्म का ओवरऑल सिलेबस सभी यूनिवर्सिटीज में सेम ही होता है, कहीं पर कोई खास अंतर नहीं है। कुछ जगह पे एक दो टॉपिक इधर उधर ऐड होते हैं, बाकी सिलेबस PCI की गाइडलाइन से ही डिसाइड होता है। तो ऑल ओवर इंडिया यही कोर्स पढ़ाया जाता है। चलिए देखते हैं, तो जो बेसिकली जो इसमें इंक्लूड है वो क्या क्या है। बेसिकली जो इसमें इंक्लूड है वो है मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट, देखिए यहाँ पर इस चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इसके लिए परेशान मत होइएगा। मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, ये इतने हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस। जो लाइफ के बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं वो यही हैं। कौन कौन से? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? कॉम्प्लेक्स से स्मॉल, जो सिंपल मॉलिक्यूल है उनका बनना, और सिंपल से कॉम्प्लेक्स का बनना। जहां पर हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म भी आगे पढ़ेंगे, आप परेशान मत होइए। रिस्पायरेशन के बारे में आप जानते होंगे, रिप्रोडक्शन क्या है इसके बारे में भी आप जानते होंगे, रिस्पॉन्सिवनेस किसी भी चीज के लिए रिएक्ट करना, मूवमेंट होता है किसी भी आर्गन का मूवमेंट या फिर होल बॉडी का मूवमेंट, दोनों तरह का मूवमेंट हो सकता है। ग्रोथ, ग्रोथ कहीं पर भी शब्द आता है तो वो ग्रोथ कई लेवल पर भी हो सकता है, जैसे कि सेल डिवीजन के लेवल पे उसे भी हम ग्रोथ बोलते हैं। और साइज का भी बढ़ना जो है वो भी एक तरीके का ग्रोथ है। संख्या का बढ़ना भी ग्रोथ है, और साइज का बढ़ना भी ग्रोथ। जैसे आपका पूरा बॉडी बढ़ रहा है, ये तो एक टाइप का ग्रोथ हुआ, और साथ में सेल डिवीजन हो रहा है, सेल्स लगातार डिवाइड हो रही हैं, वो भी एक तरह का ग्रोथ ही है। चलिए देखते हैं,
आगे इन्हीं पॉइंट्स को अब बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर जो आता है पहला पॉइंट, वो आता है मेटाबॉलिज्म। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस में मेटाबॉलिज्म पहला पॉइंट है। तो इस पहले पॉइंट को हम सबसे पहले क्लियर करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म रेफर टू ऑल केमिकल प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। इट बेसिकली द प्रोसेस बाय व्हिच द बॉडी चेंज फूड एंड ड्रिंक इनटू एनर्जी। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मेटाबॉलिज्म क्या है? सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन परफॉर्म इन योर बॉडी। मतलब आपकी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं किसी भी समय पर, उनका जो सम है उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्लियर है? मतलब बॉडी में केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? कौन से केमिकल रिएक्शन बॉडी में होते हैं? अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट से एक लार्जेस्ट यूनिट बनेगी, लार्जेस्ट यूनिट से एक स्मॉलेस्ट यूनिट बनेगी। वो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती है, आखिर बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि हम पहला पॉइंट जानते हैं वो है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है और एनाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, ब्रेक डाउन। एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन। आगे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? कैटाबॉलिज्म इट इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इन सिमिलर कंपोनेंट। देखिए मेटाबॉलिज्म ओवरऑल क्या है कि जितनी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रही हैं उनका सब मेटाबॉलिज्म। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा आप। मेटाबॉलिज्म क्या है? आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में, आपकी बॉडी का मतलब ह्यूमन बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वही मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। और मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं तो आपकी बॉडी में एक बड़ा मॉलिक्यूल भी बन रहा है और बड़े से छोटा भी बन रहा है। कभी कभी प्रोटीन से अमाइनो एसिड बन रहा है, कभी कभी अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन रहा है, कभी कभी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है। जब आप ज्यादा खाना खा लेते हैं, ज्यादा शुगर कंज्यूम कर लेते हैं तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है। जब आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में बदल जाता है। ये कैसे हो रहा है? ये आपकी बॉडी में वही मेटाबॉलिज्म ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। जहां पर हम मेटाबॉलिज्म को दो तरह से डिवाइड करते हैं, मतलब दो रिएक्शन मेटाबॉलिज्म के अंदर होती हैं। मेटाबॉलिज्म ऑल ओवर रिएक्शन, लेकिन मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो टूटना, एक है बनना। तो कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, कैटा मतलब कट करना, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इन द सिमिलर कंपोनेंट। तो छोटे कंपाउंड में, यानी कि आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में टूटना, सिमिलर उसी तरह के कंपोनेंट में टूटना ही क्या है? कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म क्या है? इट इज बिल्डिंग अप टू कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम स्मॉलर सिंपलर कंपोनेंट। यानी कि स्मॉलर कंपोनेंट से कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस का बनना ही क्या है? एनाबॉलिज्म। मतलब एनाबॉलिज्म में स्मॉलेस्ट यूनिट से आप ऐसा कह सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? प्रोटीन से बन रही है अमाइनो एसिड। क्लियर? पी फॉर प्रोटीन, ए फॉर अमाइनो एसिड। उसके बाद एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? अमाइनो एसिड से बन रही है प्रोटीन। यही है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, और कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। क्या आपको परेशानी आ रही वो बताइएगा। वीडियो का बिना फीडबैक दिए आप बिल्कुल ना जाएं। वीडियो को लाइक करें। अपना फीडबैक जब आप कमेंट में देंगे तभी मुझे भी पता चलेगा, मेरी टीम को पता चलेगा कि आखिर आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपको कैसा लग रहा है। बाकी चीजें दिन प्रतिदिन और भी बेहतर होती जाएंगी, उसके लिए आप परेशान मत होइए। जितने भी टीचर यहाँ पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे वो अपने सब्जेक्ट में बेस्ट होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, उन्हीं से आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर करवाए जाएंगे। चलिए देखते हैं रिस्पायरेशन क्या है। रिस्पायरेशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस वेयर लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी कि रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जहां पर लिविंग बीइंग क्या ऑब्टेन करता है? एनर्जी बाय टेकिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेकर, एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि रिस्पायरेशन में क्या होता है? रिस्पायरेशन में आप इन्वायरमेंट से लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में। और ये सब कुछ कैसे होता है? डिफ्यूजन के तहत होता है। डिफ्यूजन क्या है? मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो वही है रिस्पायरेशन। यानी इन्वायरमेंट में क्या ज्यादा है? इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है, तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है। आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। आप कहेंगे कैसे ज्यादा है? वैसे तो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। बात होती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितना कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन डिफाइंड ऐसे ही होता है ना कि आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए कि एक 1 mm³ में सबसे ज्यादा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाहर वही चीज कम है। तो इसीलिए डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अगला पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज सिंपली डिफाइंड एज अ रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ और गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव अपनी तरह ही
अपने तरह ही नए जीवों को उत्पन्न करता है। मतलब एक तरीके से अपनी ही तरह अपनी एक आइडेंटिकल कॉपी बनाना। हम उसे आइडेंटिकल तो नहीं कहेंगे, कहीं न कहीं अब शक्ल तो सेम नहीं है। अब बहुत लोग होंगे उनके पापा-मम्मी से उनकी शक्ल नहीं मैच करती होगी, लेकिन अपनी ही तरह मतलब पापा-मम्मी के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो आपके 2 हाथ 2 पैर हैं। उनके पास भी 1 मुँह है, तो आपके पास भी 1 ही मुँह है। उनके पास 2 कान हैं, तो आपके पास भी 2 कान हैं। तो रिप्रोडक्शन वही प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज़्म बर्थ देता है किसको? गिव राइज़ टू न्यू ऑर्गेनिज़्म। क्लियर है? क्लियर हो गया? यहाँ तक ये भी बेसिक लाइफ प्रोसेस का एक पॉइंट है, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। ये लाइफ के बेसिक प्रोसेसेस जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है अपने सर्वाइवल के लिए, हेल्दी रहने के लिए। हमें क्या चाहिए? हम जिंदा रहें और हम स्वस्थ रहें। हर एक इंसान का यही लक्ष्य होता है कि हम जिंदा रहें और स्वस्थ रहें, और उसके लिए ये सभी प्रोसेस आप फॉलो करते हैं। चलिए अगले हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं, वो है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? देखिए हम किसी भी चेंज के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे गर्मी बढ़ी, हमें पसीना आया, मतलब हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। किसके लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं? इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में क्या है कि हमारे सराउंडिंग में गर्मी ज्यादा है, तो हम वहां पर क्या करेंगे? स्वेटिंग होगी हमारी बॉडी से, और फिर टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी का मिनिमम हो जाएगा। हमारी बॉडी हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने का प्रयास करेगी। बाहर का टेम्परेचर 0 हो या फिर बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन बॉडी उस टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करने का प्रयास करती है। तो बॉडी क्या करेगी? यदि आप ठंडी में हैं, टेम्परेचर कम है, तो आपकी बॉडी में शिवरिंग होती है, आप कपकपी होती है। जब आप कांपते हैं तो उससे टेम्परेचर जो है वो आपकी बॉडी का बढ़ जाता है। जब गर्मी होगी तो पसीना होगा और टेम्परेचर आपके बॉडी का गिर जाएगा। यही चीज है रिस्पॉन्सिवनेस। आप गर्म चीज को छू रहे हैं, मान लीजिए आप तवे को छू रहे हैं, तो आप अपना हाथ हटा लेते हैं। आप कहीं पर भी आग जल रही है, हाथ डालेंगे, जलेंगे और आप हाथ हटाएंगे। यही चीज है रिस्पॉन्सिवनेस। इट इज एबिलिटी ऑफ लिविंग बीइंग टू रिस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। मतलब ये किसी भी लिविंग बीइंग की एबिलिटी है, क्या करने के लिए? रिस्पॉन्ड करने के लिए, टू चेंज इन एनी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। आई होप आप ये पॉइंट भी समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मूवमेंट की तरफ हम चलते हैं। मूवमेंट क्या है? देखिए मूवमेंट दो तरह का होगा, या तो आपकी होल बॉडी मूवमेंट करे, मतलब आप कहीं पर हो, आप लखनऊ में हो और आप चले जाएं कानपुर, तो ये भी एक तरीके का मूवमेंट हुआ, आपने मूवमेंट किया। और एक मूवमेंट वो भी हो सकता है जहां पर आप किसी अपने ऑर्गन का ही मूवमेंट कराएं। आप अपने हाथ को ऊपर ले जाएं, आप अपने पैर को ऊपर लेके जाएं, दोनों पैर एक साथ ऊपर मत लेके जाइएगा, गिर जाएंगे आप। चलिए, इट इज प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ होल बॉडी और इंडिविजुअल ऑर्गन सेल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। क्या मतलब है इसका? आपके होल बॉडी का मूवमेंट या फिर इंडिविजुअली किसी ऑर्गन का मूवमेंट या फिर उसके पोजीशन में कहीं पर भी आप चेंज कर रहे हैं, तो वही क्या है? मूवमेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस में जो लास्ट पॉइंट है वो है ग्रोथ। अब देखिए स्टूडेंट, ग्रोथ जो है वो दो टर्म में हो सकता है। एक ग्रोथ हो सकता है साइज में, एक हो सकता है नंबर्स में। जैसे साइज में ग्रोथ होने का क्या मतलब है? बहुत लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, तो इस तरह से बात हो जाती है। तो वो क्या है कि वो साइज में बढ़ना हुआ। सेल का डिवीजन हुआ, सेल के नंबर बढ़े, सेल का साइज बढ़ा, ये दोनों चीज है। जैसे सेल अपने नंबर्स में बढ़ रही है, वो एक तरीके का ग्रोथ हो गया, लेकिन सेल की साइज भी बढ़ रही है, वो भी एक तरीके का। वैसे ही आपकी भी बॉडी के केस में यही है, इंसानों की संख्या बढ़ रही है। जिस परिवार में कभी 2 लोग रहते थे, आज उस परिवार में 50 लोग रह रहे हैं। आज उस परिवार, एक परिवार, एक एक घर से एक एक गांव बन जाते हैं। पहले एक ही घर था उस गांव में, आज उसी एक घर से 10-10 घर बन चुके हैं। तो ये भी एक तरीके का ग्रोथ है, जो कि किसमें ये ग्रोथ कैसे हो रही है? ये ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में। और एक ग्रोथ होती है जिसमें इंसान के साइज बढ़ रही है, मतलब उसका साइज बढ़ रहा है, और एक है जिसमें नंबर्स बढ़ रहे हैं। ये दोनों तरीके की ग्रोथ है। ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ बॉडी और ऑर्गन। इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर साइज ऑफ सेल। मतलब या तो सेल का नंबर बढ़ जाए या तो सेल का साइज बढ़ जाए। सेल का नंबर कैसे बढ़ेगा? सेल का नंबर बढ़ेगा जब सेल डिवीजन होगा। आपकी बॉडी में जो पुरानी सेल हैं, ओल्ड सेल हैं, वो लगातार डेड होती हैं, जो नई सेल हैं वो लगातार बनती हैं। तो जो पुरानी सेल हैं, जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनसे नई सेल भी तो बन रही हैं। तो एक तो हुआ नई सेल का बनना, मतलब नंबर्स में ग्रोथ हो रहा है। एक सेल से 2 सेल बन गई, वो नंबर में ग्रोथ हुआ। और एक हुआ कि सेल को जब डिवीजन करना है, जब कोई भी प्राइमरी सेल, कोई भी पेरेंट सेल डिवाइड होना चाहेगी, तो वो पहले अपने नंबर्स को बढ़ाएगी, सेल के मास को बढ़ाएगी। पहले वो साइटोप्लाज्म को डबल करेगी, न्यूक्लियस को डबल करेगी, अपने सभी सेल ऑर्गेनल को डबल करेगी। जब ये सारी चीजें डबल हो जाएंगी, उसके बाद सेल डिवीजन होगा। तो यह भी एक तरीके का ग्रोथ है। यहीं पर समाप्त होते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम जानते हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म जानते हैं, होम्योस्टैसिस। ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, 7 नंबर में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप ध्यान देंगे कि 7 नंबर में इस क्वेश्चन के लिए लॉन्ग में 7 नंबर और 10 नंबर दोनों में आ सकता है, तो आप तैयार रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो आपके लिए आपके बी फार्मेसी के
फर्स्ट सेमेस्टर के एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। बाकी आपके जो सेशनल वगैरह होते हैं उसमें तो आता ही आता है। चलिए देखते हैं होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस वो है कि आपकी बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो कुछ भी रहे, बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस रहे, बाहर 0 डिग्री हो, माइनस में टेम्परेचर हो, लेकिन आपकी बॉडी आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको स्थिर रखे, उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे ही रखा जाए, उसको उतना ही रखा जाए जितना ज़रूरी है, जितना बॉडी के लिए सही है। तो ये चीज़ होती है, इसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं कि बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, जो आपके बॉडी के सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ भी ओवरऑल सब कुछ, यानी कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन, भले ही आप पहाड़ों पे चले जाएं, आप पहाड़ पे चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन लो हो जाती है। जैसे कभी कभी आप जब पहाड़ों पे विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको वोमिटिंग फील होती है, बहुत लोगों को वोमिटिंग होने लगती है। क्यों वोमिटिंग होती है? वोमिटिंग इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पहाड़ों पर आप जाएंगे, ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे लो हो जाता है। जब ऑक्सीजन लो हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ज़्यादा बाउंड नहीं करेगी। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाउंड करता है, आप लोग जानते होंगे। फिर पहाड़ों पे जाने के बाद एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन कर रहा है, 3 ही कर रहा है, तो इससे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। लेकिन बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, बॉडी को तो उतनी ही ऑक्सीजन चाहिए। इन्वायरमेंट में कम हो ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं है, बॉडी को जितना चाहिए तो चाहिए। तो वो इसके लिए क्या करती है, ज़्यादा हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करती है, जिससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो ऑक्सीजन को ज़्यादा बाउंड कर पाएगा। तो बस यही चीज़ है होम्योस्टेसिस, कि बाहर की कंडीशन कुछ भी हो, शरीर के अंदर जो कंडीशन है वो हमेशा एक ही तरह होनी चाहिए। सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, ये आप समझ लीजिए। चलिए देखते हैं होम्योस्टेसिस, इट इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम विद इन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट व्हेन डीलिंग विद एक्सटर्नल चेंज। क्लियर है? मतलब बॉडी मेंटेन करेगी किसको? इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? जब जो प्रोडक्ट है और क्या बराबर होना चाहिए उसके लिए, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो रिएक्टेंट के बराबर हो। तो वहां पर क्या हो, इंटरनल इन्वायरमेंट है एक तरीके से, आप समझिए, आप एरो की एक साइड इंटरनल इन्वायरमेंट रख रहे हैं, एक साइड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रख रहे हैं, तो वो जो चेंज हो वो इक्वल हो। क्लियर है? कोई चेंज ना हो, बॉडी के अंदर में कोई चेंज ना हो। होम्योस्टेसिस डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट बाय मेंटेन एंड बैलेंसिंग अ पीएच, टेम्परेचर, एसिड लेवल। ये सब कुछ मेंटेन करना है, सब कुछ बैलेंस रखना है। क्लियर है? ये तीनों चीजें बैलेंस रखना है। देखिए मैं आपको सारी चीजें उसी तरह से बता रहा हूँ जैसे एक यूपी बोर्ड के भी छात्र को समझ में आ जाए। मैं इस तरह से ही समझा रहा हूँ कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी छात्रों को समझ में आ जाए। इसीलिए सारे लेक्चर बिल्कुल हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश में इसलिए कि लिखना आपको इंग्लिश में ही है। कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आप हिंदी में लिखकर पास हो जाएंगे केटीयू में। लिखेंगे तो गड़बड़ होगा मामला। प्रैक्टिस कर लीजिए, चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आप सुनते रहिए, हिंदी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, वो अलग बात है। लेकिन लिखना इंग्लिश में है, इसीलिए मैं जो नोट्स भी दूंगा वो इंग्लिश में ही दूंगा, क्योंकि आपके पास कोई चांस नहीं है मैं आपकी आदत खराब कर दूं हिंदी में पढ़ा के, फिर उसके बाद आगे क्या करोगे आप? समझ में सब आ गया, फिर आगे लिख ही नहीं पाओगे, फिर कहोगे अरे ये तो फिर मास्टर जो है पागल बना गया। चलो, द रेगुलेशन एंड मेंटेन ऑफ द होम्योस्टेसिस इज गिवन बाय द फीडबैक सिस्टम ऑफ बॉडी। जो ये रेगुलेशन होता है बॉडी का और मेंटेन होता है होम्योस्टेसिस, ये बॉडी का एक सिस्टम होता है जिसे हम फीडबैक सिस्टम कहते हैं। मतलब जो आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रही है, टेम्परेचर को, पीएच को, एसिड एसिड बैलेंस को, ये सब कुछ हो रहा है, बॉडी जो मेंटेन कर रही है अपने इंटरनल कंडीशन को, एक्सटर्नल कुछ भी हो लेकिन इंटरनल का सेम रख रही है, तो उसके लिए एक सिस्टम वर्क कहता है जिसे हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। क्या है फीडबैक सिस्टम? जानते हैं विस्तार से। फीडबैक सिस्टम 3 चीज़ों से मिलकर बनता है जिससे हमारी बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को सेम रख पाती है, इंटरनल इन्वायरमेंट को स्थिर रख पाती है। तो चलिए जानते हैं, व्हेन there are some change take place in the internal environment of body, feedback system work so take it back into the normal equilibrium condition। जब बॉडी में कोई चेंज होता है वहां पर इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है बॉडी का, वो फीडबैक सिस्टम वर्क करता है जिससे चीज़ों को नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाया जा सके। क्लियर है? फीडबैक सिस्टम इसीलिए वर्क कर रहा है कि चीज़ों को नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाया जा सके। अब जानते हैं कि फीडबैक सिस्टम किन 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर वो होगा, अभी जानेंगे विस्तार से लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको हिंदी में। रिसेप्टर वो होगा जो रिस्पॉन्स को समझेगा, रिस्पॉन्स को देखेगा, रिस्पॉन्स को पकड़ पाएगा, हाँ बॉडी में ये चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद एक होगा कंट्रोल सेंटर जो चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करेगा। एक होगा इफेक्टर जो रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगा, उसे हम इफेक्टर बोलेंगे। क्लियर?
यही तीन चीजें हैं, तीनों चीजों को हम अब विस्तार में जान रहे हैं। रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर, इट इज रिसेप्टर बॉडी स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर डिटेक्ट चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी। वही मैंने आपको बताया, रिसेप्टर वो होगा, देखिए फीडबैक सिस्टम क्या है कि बॉडी की कंडीशन को नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा, अब तुरंत बॉडी समझ जाती है, उस समय पे जो बॉडी का रिसेप्टर है वो समझ जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब बाहर तो कुछ लोचा है। वो तुरंत डिटेक्ट करेगा कि क्या दिक्कत आई है, डिटेक्ट करेगा, मॉनिटर करेगा कि हाँ ये चीज हो गई है, बॉडी में बाहर का टेम्परेचर गड़बड़ हो चुका है और बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। चीज को डिटेक्ट कर लेगा कौन? रिसेप्टर। फिर क्या होगा, जब वो डिटेक्ट कर लिया, it is a receptor body structure that monitor detect change in internal environment of body। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? कंट्रोल सेंटर डिटरमाइन करेगा क्या? लिमिट within which the variable factor should be maintained। it received information from a director and integrate the income information। यानी ये डिटरमाइन करेगा लिमिट को कि जो वेरिएबल फैक्टर हैं वो किस तरह से मेंटेन किए जाएं। क्लियर है? ये डिटरमाइन करेगा कि आखिर चेंज कितना हुआ है और चीजों को किस तरह से हमें कंट्रोल में रखना है। ये सभी चीजों का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है जो कि बॉडी में पाया जाता है। फिर उसके बाद आएगा इफेक्टर, जो थर्ड पॉइंट आएगा वो आएगा इफेक्टर। इट रिसीव्ड आउटपुट फ्रॉम कंट्रोल सेंटर। ये कंट्रोल सेंटर से आउटपुट को रिसीव करेगा। देखिए रिसेप्टर ने चीजों को डिटेक्ट किया, भेजा किसके पास? कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर ने क्या किया? चीजों को समझा, किस तरह से चीजें बिहेव कर रही हैं, कितना चेंज हो रहा है, और फिर वो उसके लिए एक रिस्पांस को प्रोड्यूस कर रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो वहां पर प्रोसेस कर लिया कि हाँ इतना काम करना है हमें, मतलब नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए इतना काम करना पड़ेगा। अब जितना काम करना पड़ेगा उसको वो इफेक्टर के पास भेज देगा, भैया देखिए इतनी समस्या है, इतनी समस्या को आपको दूर करना है। तो इफेक्टर जो होगा वो क्या करेगा? इट रिसीव आउटपुट फ्रॉम कंट्रोल सेंटर एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स दैट चेंज कंट्रोल कंडीशन। ये जो आपका इफेक्टर होगा ये रिसीव करेगा और उसके बाद ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा रिस्पॉन्स को, जो कि कंट्रोल करेगा किसको? जो चेंजेस हैं, जो कंडीशन चेंज हुई हैं उनको उनको कंट्रोल करेगा। क्लियर? चेंजेस को कंट्रोल कंडीशन में लाएगा, जो चेंज हुआ है उसको अब नॉर्मल कंडीशन में लाना है। चलिए अब इसमें क्या होगा, जो ये फीडबैक सिस्टम वर्क करेगा ये दो तरह से करेगा। एक तो होगा पॉजिटिव, एक होगा निगेटिव। एक तब होगा जब चीजें बढ़ी हुई हो और उन्हें कम करना हो, एक तब होगा जब चीजें कम हो उन्हें ज्यादा करना हो। कोई चीज कम सिक्रीट हुई है उसे ज्यादा सिक्रीट करना है, कोई चीज ज्यादा हो गई है उसको कम करना है। तो यही फीडबैक सिस्टम दो टाइप का होता है। जो ये रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहे हैं आपका जो फीडबैक सिस्टम, इसको चेंज को डिटेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज को डिटेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना, प्रोसेस करना, और फिर एक रिस्पांस को इफेक्टर के थ्रू प्रोड्यूस करना, मतलब चेंज को रोकना। यही तो काम है। होम्योस्टेसिस मेंटेन कौन करता है? फीडबैक सिस्टम। तो अब ये फीडबैक सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एक होता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम स्टूडेंट्स क्या है? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या है? इन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म द स्टिमुलेट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज द रिस्पांस। जो स्टिमुलेट होगा वो क्या करेगा? प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करेगा किसको? रिस्पांस को। सो दैट एज लॉन्ग एज स्टिमुलस इज कंटिन्यूड द रिस्पांस इज प्रोग्रेसिवली ब्रिंग एम्पलीफाइड। एग्जांपल ड्यूरिंग लेबर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस आर स्टिमुलेट बाई हार्मोन ऑक्सीटोसिन। यानी इसका एग्जांपल दिया गया है कि जो आपका पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, जब आपकी बॉडी में क्या होगा, जब किसी तरह का रिस्पांस स्टिमुलेट करना होगा, इंक्रीज करना होगा प्रोग्रेसिवली, उसके लिए काम करेगा। क्लियर? अब यहाँ क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल दिया गया है आपको कि जब लेबर कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस का स्टिमुलेट बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जब एक बच्चा जन्म लेता है उस दौरान ये चीज होगी, फॉलो होगी। यानी कि जो आपका पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है उसका एग्जांपल यही है, ड्यूरिंग लेबर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस आर स्टिमुलेट बाय हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ठीक, इससे क्या होगा, जब बेबी बर्थ होता है उस टाइम पर दर्द को कम किया जा सके। क्लियर है? चलिए, दीज फोर्स, इससे क्या होगा, जैसे दर्द ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो एक तरीके से वो क्या करता है, पेन को कम करता है। जो भी प्रेग्नेंट महिला होगी, यानी कि जिससे बेबी बर्थ हो रहा है, उसके अंदर पेन कम हो, इसके लिए ये सिस्टम वर्क कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। क्लियर है? दीज फोर्स द बेबीज हेड इनटू सर्विक्स ऑफ यूट्रस। ये क्या करेगा? फोर्स करेगा बेबी के हेड को, यानी जो बच्चा होगा, जो छोटा सा बच्चा होगा, बेबी बर्थ, ड्यूरिंग बेबी बर्थ इनटू सर्विक्स ऑफ यूट्रस। तो ये उसको क्या करता है, उसको फोर्स लगाता है। स्टिमुलेटिंग स्ट्रेच नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करता है जिससे वो स्ट्रेच हो सके। इन रिस्पॉन्स टू दिस मोर ऑक्सीटोसिन इज रिलीज। इस रिस्पॉन्स में ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होती है, जिससे फर्दर स्ट्रेंथिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड मेंटेनिंग लेवल। इससे क्या होगा, इससे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो आपका होगा, और उससे क्या होगा कि आपका जो मेंटेन होगा,
तो ये चीज होती है कि जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब हो रहा हो प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद, एक तरीके से आप कह सकते हैं ड्यूरिंग बेबी बर्थ, आप एग्जैक्टली इसके लिए टर्म है ड्यूरिंग बेबी बर्थ। तो उस टाइम पे ये आपका सिस्टम वर्क करेगा, कौन सा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं निगेटिव फीडबैक सिस्टम की तरफ। निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है? इन निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द स्टिमुलस डिक्रीज द रिस्पांस, जो स्टिमुलस होगा वो डिक्रीज करेगा रिस्पांस को। फॉर एग्जांपल व्हेन द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो द प्रेजेंट लेवल, मान लीजिए कि जब बॉडी टेम्परेचर फॉल कर जाए बहुत ज्यादा, तो इससे क्या होगा, दिस इज डिटेक्टेड बाई पर्टिकुलर टेम्परेचर सेंसिटिव नर्व एंडिंग। तो उस समय पर की टेम्परेचर को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। फिर उसके बाद आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर एक्टिवेट द मैकेनिज्म दैट रेट द बॉडी टेम्परेचर। आउटपुट जो है वो कंट्रोल सेंटर के द्वारा एक्टिवेट किया जाएगा और फिर बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा। जब बॉडी टेम्परेचर गिरेगा फिर डिटेक्ट होगा आपकी बॉडी के द्वारा और फिर उस टेम्परेचर को बढ़ाना है तो कंट्रोल सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेस विद इन द नॉर्मल रेंज, जब बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाएगी नॉर्मल रेंज से, पहले तो कम हुई उसको ज्यादा किया गया, अब मान लीजिए बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाए, बहुत ज्यादा बॉडी टेम्परेचर चला जाए, तो उस समय क्या होगा, द टेम्परेचर सेंसिटिव नर्व एंडिंग, जो टेम्परेचर सेंसिटिव नर्व एंडिंग है वो स्टिमुलेट होंगी और सिग्नल देंगी हाइपोथैलेमस को, जो कि स्टॉप करेगा दैट डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल स्टेज, और फिर वो बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल स्टेज पर लाएगा। क्लियर है। तो ये आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। अब ये मत आप अपने कॉमन सेंस से सोचने लगिएगा कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो सिर्फ कम ही करेगा, टेम्परेचर को सिर्फ कम करने में हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर बॉडी का गिरे उसको बढ़ाना हो या बढ़े उसको गिराना हो, दोनों ही केसेस में नेगेटिव फीडबैक सिस्टम वर्क करता है। पॉजिटिव किस में करता है, वो करता है तब जब बेबी बर्थ हो, उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन के केस में वर्क करता है आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। चलिए आगे है जो अगला टॉपिक है वो है आपका बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल हम बायोलॉजी में करते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में करते हैं। एक तरीके से बोले तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं, चाहे आप उसे बायोलॉजी बोलें या फिर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोलें। खैर बी फार्मेसी में जो आपका नाम है इस सब्जेक्ट का वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, यही नाम है, मतलब आप फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं एचएपी का। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आप सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ये आपको 1 साल तक मिलने वाला है। कुछ चीज़ें आप इस बार पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई खबरों के साथ। यदि आप AKTU के छात्र हैं तो वहाँ पर आपको इसी चैनल पर सारी खबरें भी सेंड की जाती रहती हैं इसी चैनल पर, तो चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।